हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और जिसमें हमने विज्ञान को 4 पार्ट में जो है कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया है, जिसमें एमसीक्यू और अति लघु के माध्यम से आपको बताया गया है, जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी हेल्प करेंगे। यहीं से जो है पूरा पेपर का पैटर्न जो है वो आपका बनता है। आपका 100% सिलेबस जो है वो यहाँ से कवर होने वाला है, जिसके हम पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो का 3rd पार्ट है, इसमें हम आगे की जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है, और आपको बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन या फिर परमाणु त्रिज्या। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है परमाणु क्रमांक। आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक है इसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो आपके लाइन से आने वाले जो तत्व होते हैं उसमें से आपको कम से कम स्टार्टिंग के 10 से 15 तक की जो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो है वो पता होना चाहिए। जैसे आपका हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, अक्सर पूछा जाता है। फ्लोरीन का 9 पूछा जाता है आपसे। इसके साथ साथ नियॉन का 10, बाकी सोडियम का 11 होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मैग्नीशियम का 12 पूछा जाता है आपसे। उसके बाद फिर आपसे क्लोरीन का पूछ सकते हैं 17। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। और मैंगनीज जो है आपका, मैंगनीज इसको MN लिखते हैं, उसका जो है वो मैंगनीज का 25 होता है। ये आपको जो है परमाणु क्रमांक कुछ कुछ जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। और इसी क्रम में आपका कार्बन जो है उसका 6 होता है। कार्बन का अक्सर जो है वो पेपर में पूछा गया है। दोस्तों, तो यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या अगर इसकी जगह लिखा हो तो वो भी सही होगा, सही ऑप्शन है। बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सा वो सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है। क्या परमाणु की संख्या, या फिर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है आपका कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आपको बताना था। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आंसर की। यहाँ पे कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14 ये आपके ऑप्शंस हैं। सही आंसर है आपका इसका कार्बन 12। परमाणु द्रव्यमान का जो इंटरनेशनल यूनिट है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ABC और D आपके आंसर हैं। इसके सही सूत्र की बात करें तो Ca और OH का होल ट्वाइस जो है यहाँ पे इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिक परिवर्तनों में, देखिए परिवर्तन की बात करें तो हम कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, नियमित और अनियमित परिवर्तन हो गया, तीव्र और मंद परिवर्तन हो गया, उसके अलावा आपका अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन, और भौतिक रासायनिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका प्राकृतिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, और एक आपका प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन भी होता है। प्रत्यावर्तित को उत्क्रमणीय भी लिखा रहता है कभी कभी, और अप्रत्यावर्तित को अनुउत्क्रमणीय जो है वो लिखा रहता है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में फिलहाल आपसे पूछा है कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपसे पूछा है इसमें भौतिक में। बात करें अगर भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन आता है, और ये एक प्रकार का जो है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे आपका ये जो है इसके लिए सही आंसर होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें इसके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात कर लें हम, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों में सोने का पिघलना हो जाएगा, और आपका चीनी का जो है पानी में घुलना,
कांच का टूटना, इस तरीके के जो उदाहरण हैं आपके भौतिक परिवर्तन में आते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपके लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें अंतर बताइए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होता है उससे एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ के अणु होते हैं उनकी संरचना में, जैसे आपने देखा भी, इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। इसके साथ साथ ही जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है इसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद भी हम पहले जैसे पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, मोम का पिघलना। जैसे मोम पिघल जाती है तो उसे आप वापस से उसी शेप में दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, ये आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, या चीनी का पानी में घुलना। लेकिन जो आपका रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या होगा, हम पूर्व की तरह पदार्थों को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर लकड़ी जल गई तो वो कोयला बन जाएगी, हम दोबारा लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूध से दही का बनना, इस तरीके के जो आपके उदाहरण हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका लघु उत्तरीय स्तर पर यह पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। अभी मैंने आपको बताया है प्रत्यावर्तित परिवर्तन को ही जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे दूध का फटना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना या फिर मोम का पिघलना। आपका मोम का पिघलना जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, या फिर कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। नहीं, पाउडर बनाने से इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से नहीं होगा। कांच की बोतल का टूटना नहीं होगा, लेकिन जो कागज़ का जलना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कागज़ का जलना ये कैसा है। जो आपका कागज़ का जलना है ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन पूछा था और इसमें मोम का पिघलना था, यानी कि एक प्रकार का ये भौतिक परिवर्तन में भी आता है प्रत्यावर्तित परिवर्तन, क्योंकि मोम को हम दोबारा से उसी रूप में जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ज्वालामुखी का फूटना है, ज्वालामुखी जो है वो फूटता है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है आपसे पूछा है। क्या ये एक मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, या फिर प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, या फिर अनियमित परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना की बात करें तो ये एक जो ये आपका अनियमित लिखा है इसको आप अनियमित भी कर सकते हैं। ये डेली का नहीं होता है, ये कभी कदार की जो है घटनाएं होती हैं, और ये जो एक अनियमित परिवर्तन होता है ज्वालामुखी का फूटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड स्तर पर भी कई बार ये पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव लेवल पर पूछा जाता है। और बीटीसी, अब आप ध्यान रखिए कि जो आपका बीटीसी डीएलएड है इसमें कहीं ना कहीं तो आपका विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, इसमें 10 से लेकर 20% तक का चीज़ें ऐसे पूछ ली जाती हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। वो उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात का होना क्या है। दिन रात का होना, जैसा कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी कि ये नियमित एवं प्रास्ताविक परिवर्तन है, क्योंकि डेली ये काम होता है। दोस्तों इसी के साथ अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के जो भी आपके सेकेंड सेमेस्टर के फ्रेंड्स हैं जिनके लिए हेल्पफुल हो वीडियो उनको शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर से हिट कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं कोई भी जो वीडियो है आपके लिए एजुकेशनल वीडियो जैसा अपलोड होते हैं यहाँ पे अपलोड हो, तो इससे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो आपसे यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार में अक्सर आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा पढ़िएगा कि अम्ल और क्षार में डिफरेंस भी आप लिख पाएँ। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोनियम देते हैं, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। इस तरह से आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले समझ लीजिए अम्ल क्या है। अम्ल को हम एसिड बोलते हैं। एसिड एक हमारी स्केल होती है 0 से 7 और आगे 7 to 14, तो जो 0 से 7 तक के हमारे होते हैं वो उसको हम अम्ल में कंसीडर करते हैं, और 7 to 14 बाद वाले जो है हम उनको क्षार में कंसीडर करते हैं, यानी कि
बेस में कंसीडर करते हैं। अम्ल सबसे पहले ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हमें हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H+ ऐसे लिखते हैं, ये देते हैं। अम्ल ये ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि लिटमस पेपर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसे लिटमस पेपर को? नीले लिटमस पेपर को जो है वो रेड यानी कि लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं। अम्ल जो है आपका वो स्वाद में खट्टा होता है और pH मान पूछा जाए तो आपका 7.0 आप लिख सकते हैं, इसका pH मान होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इतनी बातें अम्ल के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि ये हाइड्रोनियम आयन प्लस आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे पदार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे पदार्थ या एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है, ब्रेनस्टेड और लॉरी के अनुसार यह क्या है? आपसे ये जो है क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है अम्ल है, क्षार है, क्षारक है या लवण है। देखिए ये एक आपके देखा जाए तो एक लेखक के हिसाब से पूछ लिया गया है, ऑथर के हिसाब से, वैज्ञानिक कहेंगे तो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है अम्ल है, ऐसे जो प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है, लुईस की धारणा के अनुसार यह क्या है? लुईस की धारणा के अनुसार आपको बताना है ये अम्ल है कि क्षार है कि क्षारक है या लवण है। यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अम्ल है। इन दोनों की परिभाषाओं को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे तो ऐसी एक आध परिभाषा जो है वो आपसे शॉर्ट में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक आध ऐसी आप परिभाषाएं जो हैं कभी कभार डाल देते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करके ही जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर या फिर तुल्यांकी भार पर। यहाँ आपको बताना है कि जो अम्ल और क्षार हैं वो किस चीज़ पे निर्भर करते हैं। तो आपका सही आंसर की बात करें हम यहाँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आयनन की मात्रा, इस पे जो है अम्ल के और क्षारों की जो प्रबलता होती है वो निर्भर करती है। जैसे कि हम इस तरीके से आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल के संबंध में। अक्सर पेपर में ये डिफरेंस पूछा गया है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछा गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो याद रखिए जो प्रबल अम्ल हैं वो कैसे अम्ल होते हैं, जो जल में घुलकर पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसमें आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इस तरह से आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल को हम वीक एसिड भी बोलते हैं। वीक एसिड जो होते हैं आपके, ये एक ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, उनका कुछ ही भाग विभाजित हो पाता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आपके दुर्बल अम्ल में आता है एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल में आता है आपका एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और ऑक्सोलिक अम्ल। ये तीन तरीके के अम्ल जो हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे ये बताए हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपसे ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल व क्षार वह हैं जो जल में स्थायी हैं, जिनका अणुभार अधिक है, जो जल में अधिक आयनित हो या जिनका क्वथनांक अधिक हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जिनका अणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोरीन परमाणु होते हैं या हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या है आपको बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है। इसके लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की जो एक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, अपघटन, जल अपघटन या आयनन। यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो सा है आपका सी, आयनन कहलाती है, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा उदासीनीकरण भी इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया है, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि उदासीनीकरण जो है वो क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया जो है वो क्या है। क्या उदासीनीकरण की क्रिया अम्ल बनाती है, क्षार बनाती है, या फिर क्षारक बनता है इससे, या फिर आपसे पूछा हुआ है कि लवण व जल बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है उदासीनीकरण की क्रिया के बारे में। देखिए उदासीनीकरण की क्रिया नो डाउट यहाँ पे आपका लवण व जल जो है वो बनाते हैं। याद रखिएगा, लवण व जल बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। डिटेल में कहूँ तो जिन भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाएंगे उसी को हम यहाँ पे जो है उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन उसको इंग्लिश में हम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13,700 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा सल्फर नहीं होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पे जो है प्रॉब्लम हो देखने में, तो यहाँ से आपका फुल एचडी में ही अपलोड किया जाता है वीडियो। आप साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके एक वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और पूरी इमेज को अपनी स्क्रीन पे फुल करने के लिए पिक्चर जो है उसको, वीडियो को जो है वो जूम आउट कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा है वो हाइड्रेसिड कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, थायो अम्ल कहलाते हैं, या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रेसिड, ये हाइड्रेसिड जो है ये कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन लवणों में जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं। एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन, ऐसे जो लवण हैं वो क्या कहलाते हैं। सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण। द्वि को लवण को द्विक लवण भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताना है आपको कि ऐसे लवण जो है वो क्या कहलाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो है सामान्य लवण कहलाते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के धन आयन और ऋण आयन देते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा द्विक लवण के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपसे वेरी शॉर्ट में द्विक लवण और संकर लवण के बारे में जो है पूछता है कि क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस करके। तो द्विक लवण जो होते हैं वो एक प्रकार से ऐसे लवण होते हैं जिसे जल में आप जब डालते हैं तो वो उन्हीं आयनों में टूट जाते हैं जिसके वो बने हुए होते हैं, उसको द्विक लवण कहते हैं। जैसे द्विक लवण का आपका जो उदाहरण है वो होता है फिटकरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O, यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है सूत्र है फिटकरी का, ध्यान रखिएगा। और ये एक द्विक लवण है, देखिए यहाँ पे ये एक द्विक लवण है। अगले क्वेश्चन में आपसे संकर लवण के बारे में पूछा और 4 ऑप्शन दिए, सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे आपका NaKSO4 जो है संकर लवण का उदाहरण है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि संकर लवण का सूत्र बताइए, संकर लवण का उदाहरण बताइए। तो याद रखिए कि पोटेशियम सोडियम सल्फेट, यहाँ पे आपका Na जो है वो सोडियम है, K जो है वो पोटेशियम है और S से आपका सल्फेट है। तो पोटेशियम सोडियम सल्फेट इसको बोलते हैं, इसका ये केमिकली नेम है NaKSO4। तो यहाँ पे ये आपका संकर लवण के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। संकर लवण क्या होते हैं, इसके अलावा बात करें तो संकर लवण को ही जो है हम उप सहसंयोजक भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। और ऐसे लवण जिसको हम जब जल में डालें तो ये अपने संकर आयनों में टूटे, ये लवण जो है वो संकर लवण कहलाते हैं। एक परिभाषा मोटे तौर पर 1-2 लाइन की याद रखिए, बाई चांस अगर आपसे पूछी जाए, अदरवाइज तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो साफ सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देता है। और देखिए अगला क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है वह क्या होता है। पहले बात करेंगे इसकी कि जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है CuSO सही होगा। CuSO क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है, जो जल में घोलने पर अम्लीय आयन देता है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, आपके यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं
NaCl, CuSO4, Na2CO3 या FeCl3। यहाँ पे आपको अपना सही आंसर जो है कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 1, 3, 2 या 4। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिटिक अम्ल है जो है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। यहाँ पे आपको उसकी क्षारकता बतानी है कि कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है एक जो है इसकी जो है वो क्षारकता होती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि एसिटिक अम्ल जो है वो क्या होता है। क्या होने से पहले आप ये जानिए कि एसिटिक अम्ल जो है उसका सूत्र क्या होता है। इसकी बात करें अगर हम इसके सूत्र की, तो यहाँ पे CH3COOH जो है वो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। बाकी इसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसको देखिए एथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं हम इसे। ये इसका नाम और है, अगर आपको एसिटिक ना लिखा मिले। उसके साथ साथ ये कार्बनिक अम्ल होता है। आपसे जैसे कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाए सिरके का खट्टा स्वाद या जो उसकी तीखी सी एक खुशबू होती है उसका क्या कारण है, तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल जो है वो उसका कारण है सिरका। याद रखिएगा, सिरके का जो एक खट्टापन होता है वो इसके कारण होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि एक कमज़ोर अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसके जलीय विलयन में यह अम्ल जो होता है केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है, इसलिए ये कमज़ोर होता है अम्ल। ठीक है, यहाँ पे इतनी जानकारी आपको एसिटिक अम्ल की है, मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। आपको यहाँ पे जल प्रदूषण का कारण बताना है। धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या फिर वाहित मल। डेफिनेटली यहाँ पे वाहित मल जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा। इसके साथ साथ और भी कई बार थोड़े से आसान क्वेश्चन जैसे आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आपका वाहित मल हो गया, इसके अलावा इसमें औद्योग से निकलने वाला जो कचरा है, रसायन है, घरेलू कचरा है ना, वो समझो नदी स्तर पर मिल जाता है। जो पेस्टिसाइड कृषि यूज़ हो जाते हैं वो क्या होते हैं, फिर पेड़ों के कटाव के द्वारा मिट्टी के साथ जाके पानी में मिलते हैं, जल के साथ मिलते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये कुछ कारण भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।